हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इश्यूज रिगार्डिंग अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इश्यूज हैं इनके रिगार्डिंग। माई सेल्फ अनक जैन फ्रॉम निदिश्री एकेडमी, और ये जो टॉपिक है ये आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं उसी का ही सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ओके, तो इसके पहले अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस यूनिट के HRD यूनिट के मैंने लगभग सारे ही टॉपिक्स पे लेक्चर्स बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। आपको पूरा HRD यूनिट अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक नया है और काफ़ी डिमांड थी कि सर ये यूनिट पढ़ा दीजिए। तो ये यूनिट बस अब खत्म ही होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली एक लास्ट टॉपिक और बचा है, डिस्प्लेसमेंट वाला इशू है, वो मैं आपको बता दूंगा कल या जब भी नेक्स्ट लेक्चर बनता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए पहले इस चैनल को निदिश्री एकेडमी के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो पहला सवाल आता है कि भाई कौन है ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन, है कौन? तो हु दे आर? बेसिकली दे आर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पीपल हु आर इकोनॉमिकली, सोशली एंड लोकेशनली इन अनफेवरेबल सिचुएशन। ये तीन वर्ड आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इकोनॉमिकली, सोशली एंड लोकेशनली ऐसी जगह पे हैं जो अनफेवरेबल सिचुएशन में है कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी। तो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक कोई ट्राइब है या कोई ट्राइबल पर्सन है बहुत अंदर के इलाके में, छिंदवाड़ा के पास में एक पातालकोट करके जगह, आपने काफ़ी पढ़ी होगी उसके बारे में। मान लीजिए पातालकोट से भी कोई अंदर कोई गाँव है, उसमें कोई ट्राइब है, तो वो इकोनॉमिकली, सोशली और लोकेशनली डिप्राइव्ड है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम इस टाइप के लोगों को एक अंडर प्रिविलेज्ड कह सकते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड कहना एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होगा, एक रिलेटिव टर्म है। एक रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ड का मतलब बदलता जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं है कि हाँ यार ये कोई इकोनॉमिक सर्वे या कोई भी सेंसस में भी हम अंडर प्रिविलेज सेक्शन को नहीं ढूंढते हैं। हम बस अंदाजा लगाते हैं कि यार ये अंडर प्रिविलेज्ड हो सकता है। एक रिलेटिव टर्म रहता है जो परसेप्शन के हिसाब से बदलता जाएगा। तो भाई मान लीजिए सेंट्रल इंडिया के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो उसके हिसाब से अंडमान या लक्षद्वीप के लोग अंडर प्रिविलेज हो सकते हैं, या लद्दाख के अंदर जो कोई गांव है वहां पे कोई अंडर प्रिविलेज हो सकता है। ठीक है, और स्टेट के हिसाब से वो चीज़ नहीं हो सकती। तो एक रिलेटिव टर्म है, तो आपको यह रखना है कि एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर आप किसी भी को इन्फ्यूज कर सकते हो, पर कुछ बाउंड्रीज रहेंगी। और वो बाउंड्रीज क्या है? इकोनॉमिकली, सोशली एंड लोकेशनली इन अनफेवरेबल सिचुएशन। ओके, जनरली ये देखा जाता है कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है वो पुअर रहते हैं, और क्योंकि वो पुअर रहते हैं उनका लो सोशल स्टेटस होता है। क्योंकि लो सोशल स्टेटस रहता है उनके पास प्रिविलेजेस की कमी होती है। प्रिविलेजेस का मतलब किसी भी चीज़ का आपको आसानी से मिल जाना प्रिविलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए आसान रहता है कि हमें एजुकेशन हमें आसानी से मिल जाता है, हम अच्छे शहरों में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, छत होती है, ऊपर खाने को मिल जाता है, तो ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात है ना। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हर किसी के घर पे छत नहीं होती, हर किसी को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, हर किसी को एजुकेशन नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड। तो जनरली लो सोशल स्टेटस रहता है और उसका मेन रीजन होता है क्योंकि वो पुअर रहते हैं। अच्छा, इसमें अंडर प्रिविलेज में कौन कौन आ सकता है? मैंने आपको बताया क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है, इसमें ज्यादा लोग आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ओके, तो पुअर लोग आएंगे, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप आएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आ सकता है, इमिग्रेंट्स आ सकते हैं जो रिफ्यूजीज हैं। इमिग्रेंट वो नहीं भाई अमेरिका से कोई आया तो वो अंडर प्रिविलेज नहीं होगा, हाँ, पर इमिग्रेंट रिफ्यूजी है तो वो अंडर प्रिविलेज हम कंसिडर कर सकते हैं। गर्ल चाइल्ड इसमें आती ही हैं, रैग पिकर्स जो आपका कचरा बीनते हैं वो, होमलेस जिनका घर नहीं है, हैंडीकैप्ड्स, मतलब आप ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वर्ड आजकल यूज़ नहीं होता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी या जो भी है आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये हम एक ब्रॉड कैटेगरी हम कह सकते हैं कि दे आर लाइक काइंड ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ ये पूछा जाता है कि क्यों ये अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ऐसा क्या हो गया इनके साथ कि अंडर प्रिविलेज्ड है। तो पहले हमने ये देख लिया कि कौन है, ये 3 वर्ड याद रखना है, इकोनॉमिकली, सोशली, लोकेशनली डिप्राइव्ड, और ये सब लोग आ सकते हैं उस कैटेगरी में। एक रिलेटिव टर्म होता है। और क्यों ये अंडर प्रिविलेज्ड है? क्योंकि पहला रीजन जो देखा जाता है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपने अभी देखा होगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये एक पढ़ना इकोनॉमिक्स में बड़ी अच्छी चीज़ है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि इंडिया में जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो हम लाइन के हिसाब से निकालते हैं ना, पॉवर्टी लाइन वगैरह क्या है। पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाकी चीज़ें भी देखता है, फ्यूल क्या है आपके घरों में, क्या वगैरह वगैरह, सबका वेटेज दिया रहता है, वैल्यू निकाली जाती है। ओके, सो पॉवर्टी क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है वगैरह वगैरह। न्यूट्रिशन पुअर रहा मान लीजिए
न्यूट्रिशन पुअर रहेगा तो सामने वाला एजुकेटेड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका लिंकेज क्या है? साइकोलॉजिस्ट की ये रिसर्च कहती है कि जब आपका जो बिगनिंग ईयर्स रहता है, शुरू के जो साल रहते हैं, उसमें एजुकेशन बड़ा ज़रूरी होता है, और वो एजुकेशन तब सही रहेगा जब आप न्यूट्रिशनली सुपीरियर हो। अगर आपको सही टाइम पे, अगर आप बचपन से स्टंटिंग, वेस्टिंग, इस टाइप के केसेस हैं, बीमार पड़ रहे हो, क्रोनिक इलनेस है, तो जाहिर सी बात है आपका एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, आपका एजुकेशन जो ग्रोथ रहेगा वो नहीं हो पाएगा। और इनिशियली अगर कोई एजुकेशन में पीछे रह गया तो बाद में कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जो बच्चा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो नर्सरी, यहाँ पे बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन से एजुकेशन का लिंकेज है और एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट का लिंकेज है, और दोनों को, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों का लिंकेज पॉवर्टी से है। ठीक है, तो अगर पुअर रहेगा सामने वाला तो वो न्यूट्रिशन डेफिसिट रहेगा, एजुकेशन में पीछे रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी उसके पास नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें रहेगा। देन एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना। ओके, जनरली अंडर प्रिविलेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है बाय प्रिविलेज्ड क्लास। ओके, इसकी वजह से एक नेगेटिव सेल्फ इमेज जनरेट हो जाती है। नेगेटिव सेल्फ इमेज मतलब कि अरे यार हम तो भाई फलाने हैं, हम तो रैक पिकर्स हैं, हमें कौन इज्जत करेगा, कठोर हो जाते हैं मन से। तो जो नेगेटिव सेल्फ इमेज उनकी डेवलप हो जाती है, तो वो मेंशन नहीं की जाती कभी भी एजुकेशन में, कोई क्राइटेरिया में, क्योंकि उनके लिए अगर हमें एजुकेशन देना है, उनको हमें कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो उनका जो नेगेटिव सेल्फ इमेज है, जो उनका वर्थ है, जो हम उन्हें फीलिंग होती है कि वी आर वर्थलेस, हम किसी काम के नहीं, हमारा काम ही कचरा बीनना है, हमने इस जन्म ले लिया, फलाना फलाना, जो भी उनकी थिंकिंग रहती है, वो ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। उस चीज़ का जिक्र भी कभी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन ही नहीं पाते हैं। ये एक बड़ा रीज़न होता है कि हमें एक्सप्लॉयटेशन को क्यों रोकना है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि प्रिविलेज क्लास एक्सप्लॉयटेशन ना करे अंडर प्रिविलेज क्लास का। ओके, बट जहाँ पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी रहेगी, ये एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा, ये भी हार्श ट्रुथ है। ओके, थर्ड जो है वो लोकेशन डिसएडवांटेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक रीज़न है लोकेशनली डिसएडवांटेज होना। लोकेशन डिसएडवांटेज में जनरली स्लम्स आएंगे, ऐसे इलाके जो रूरल एरियाज में और रिमोट काफ़ी अंदर है। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे तो नहीं कहेंगे, एक न्यूज़ एंकर था, एक मैंने कहीं न्यूज़ देखी थी, तो उसमें वो एक मध्य प्रदेश के ही एक गांव में, एकदम इंटीरियर में, ट्राइबल इलाके में जाता है, तब वहाँ जाके पता चलता है कि इतना ज़्यादा रिमोट इलाका है कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और वहाँ पे प्रशासन का कोई भी आदमी पिछले 10-15 सालों में नहीं पहुँचा। मतलब वो इतना ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है। तो ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं, और वहाँ के साथ ज़्यादातर लोग जनरली सारे के सारे अंडर प्रिविलेज्ड रहेंगे। ओके, देन डोमिनेंट कल्चर बेस्ड एजुकेशन। तो हमारा जो एजुकेशन है वो डोमिनेंट कल्चर बेस्ड है, मतलब कि बाकी जगहों पे जो कल्चर है उसके हिसाब से बनाया गया, ना कि इन लोगों को नज़र में रखते हुए बनाया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरली इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो रहती है। देयर लाइफ एंड लर्निंग इज हार्डली टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनकी जो लाइफ है, या उनको कितना आता है या उनको कितना सीखना है, उसको कभी कंसिडर नहीं किया जाता। चीज़ें थोप दी जाती हैं, भाई तुम ABCD सीखो, अरे भाई ज़रूरत ही नहीं है ABCD सीखने की, या फिर आप जो भी चीज़ें कह रहे हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक ट्राइबल को, फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, पिछले साल जो नोबेल मिला था, ये आपका CRISPR-Cas9, ठीक है, Cas9, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, एक जेनेटिक सीजर्स भी कहा जाता है। एक ट्राइबल के सिलेबस में आपने CRISPR-Cas9 डाल दिया, क्या ज़रूरत है उसे उस चीज़ की। एक रैक पिकर के सिलेबस में आपने मान लीजिए सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, जो चाइना ने अभी टेस्ट किया, वो उसके हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में डाल दिया, विच इज़ कम्प्लीटली इररिलेवेंट टू देयर सिलेबस, देयर नॉलेज, राइट। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं उनके एजुकेशन पे, कि मतलब उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी कंसिडरेशन को देखते हुए हमें सिलेबस बनाना चाहिए। तो करिकुलम एकोमोडेटिव होना चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक राइज इनका बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये भी एक जो डोमिनेंट कास्ट बेस्ड एजुकेशन रहता है कि उनका राइज बड़ा मुश्किल होता है, इनका अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। फिर उसके बाद लो मोटिवेशन फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज देखा जाता है कि उन्हें मोटिवेशन ही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनको लगता है उनकी जो नेगेटिव सेल्फ वर्थ है, नेगेटिव सेल्फ इमेज है, वो राइज ही करना नहीं चाहते। उन्होंने एक तरह से प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो एक्सेप्टेंस ही उनके रीजन है कि वो राइज नहीं करना चाहते। तो हमें अपार्ट फ्रॉम गिविंग देम एजुकेशन, वी हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस एज वेल दैट दे कैन बी एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ये हमें बताना है उन्हें। लो मोटिवेशन, ठीक है, देन दे आर मोर
प्रेजेंट ओरिएंटेड, आज में जीते हैं, लो सेल्फ एस्टीम रहता है उनके पास, लेस डिजायर टू राइज अबव द प्रेजेंट स्टेटस, आज का खाया बस। क्योंकि आप देख सकते हैं, इमेजिन करिए कि कोई इंसान एक जो बैगर है या जो रैग पिकर है या होमलेस है, वो थोड़ी ना वो उसने कुछ फिक्स डिपॉजिट बना के रखा होगा बैंक में, या कोई शेयर्स खरीद रखे होंगे, या कोई किसान विकास पत्र खरीद रखा होगा। वो तो भाई साहब आज के लिए जी रहा है कि आज मैं खाना खा लूँ, मोर देन इनफ है। तो व्हेन पीपल स्टार्ट लिविंग ऑन अ डेली बेसिस, डे टू डे बेसिस, कि बस आज का देखते हैं, आगे का नहीं पता है, कोई कल का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो बेफिक्र होकर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें एजुकेट करना है ताकि वो इस माइंडसेट से बाहर आ सकें। ओके, इश्यूज क्या है इस पूरे प्रॉब्लम में? इश्यूज ये हैं कि ये पॉलिसी मेकिंग इश्यूज है, ये आपको पक्का लिखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एसिमिलेशन का मतलब होता है, अगर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें तो हम ये कर सकते हैं कि हम उन्हें अपने आप में एसिमिलेट कर लें। जैसा हमारा पढ़ाई चल रहा है, आप भी वही करिए, आप भी सीबीएसई पढ़िए, आप भी एनसीईआरटी पढ़िए, ये सब पढ़िए, ये एसिमिलेशन होता है। मतलब हमने इन सब लोगों को जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनको भी एसिमिलेट कर लिया अपने आप में, ठीक है, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब कि हमें उन्हें सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनाना है, मतलब वो कुछ अलग है, ये सोसाइटी है, और हमें कोशिश करना है कि वो इंटीग्रेट हो जाए इस सोसाइटी में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उन्हें नीड बेस्ड एजुकेशन देना है, वैसा एजुकेशन देना है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई रैग पिकर है या कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, गर्ल शेड्यूल्ड ट्राइब है, बहुत रिमोट इलाके में रह रही है, तो वी वोंट बी गिविंग हर एजुकेशन विच इज़ नॉन इंटीग्रेटेड विद नेचर। आप एक ट्राइब है, उसकी जो आसपास की दुनिया है, वो एक मान लीजिए वो तेंदुपत्ता कलेक्ट करती है या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करती है, इलाके में रहती है, वाइल्ड लाइफ से एसोसिएटेड रहती है, तो आपको उसको कोई मतलब नहीं है कि आप उसे लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज दें। आपको उसको वो वाला एजुकेशन देना है जिसको वो एसिमिलेट कर सके, जिससे वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में महसूस कर सके, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन इंटीग्रेशन का मतलब हो गया। टेक्स्ट बुक्स उनके हिसाब से डिजाइन नहीं होती, टेक्स्ट बुक भाई मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हिसाब से डिजाइन होती है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने डोमिनेंट कल्चर बेस्ड एजुकेशन उनके लिए डिजाइन होती है, तो यहाँ पर होता है। क्योंकि एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता रहता है, इसलिए हाई ड्रॉप आउट रेट रहता है, लो एनरोलमेंट रहता है, और गर्ल्स के केस में तो ड्रॉप आउट रेट और ज़्यादा रहता है कि घर वालों ने उनको 5th तक पढ़ाया, अब आप पढ़ाई छोड़ दो, अब आप घर के काम करना, बच्चे संभालना, जो छोटे भाई बहन हैं उनको संभालो, माँ बाप बाहर जाएंगे तेंदुपत्ता कलेक्ट करने, तुम घर देखना, घर में खाना वाना बनाना। तो ये जो होता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स बिलीव नहीं करते एजुकेशन में। और वो बिलीव क्यों नहीं करते एजुकेशन में? क्योंकि जो एजुकेशन उन्हें दी जा रही है, जो तालीम उन्हें दी जा रही है, वो रेलेवेंट ही नहीं है उनकी लाइफ को लेके। यहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर हम उन्हें ऐसा एजुकेशन देते जो रेलेवेंट है उनकी लाइफ को लेके, तो फिर ड्रॉप आउट रेट नहीं होगा और एनरोलमेंट रेट भी बढ़ जाएगा और लोग रिटेन करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि एजुकेशन से हमें ये फायदा हो रहा है। तो जब तक आपकी पॉलिसी ये नहीं बताती कि फायदा क्या होगा, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता रहेगा। ओके, देन मेथड्स ऑफ टीचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से टीचर पढ़ाता है। टीचर भैया सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा है, उसको ट्रेनिंग मिल रखी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में उसको ट्रेनिंग मिली कि इतना इतना पढ़ाना, इतना इतना सिलेबस खत्म करना है, इतने परसेंटेज आने चाहिए, तो वो टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो इंटीग्रेटिव टीचिंग नहीं करता है, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करता है अपने साथ। देन टीचर्स की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। काफ़ी जगहों पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये देखा, सोशलॉजिस्ट ने ये देखा कि अगर टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए तो बच्चों का स्टेटस बढ़ता जाता है। अगर जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कभी बताया था कि गोंडी लैंग्वेज, जो गोंड ट्राइब है, अगर आप उन्हें गोंडी लैंग्वेज में ट्रेनिंग देंगे जैसे उड़ीसा में किया गया, तो उससे क्या होगा कि वो लोग रिटेन करते हैं, क्योंकि वो भाषा समझ सकते हैं और उनके आसपास की चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है, तो इससे वो रिटेन करते हैं, मतलब रुकते हैं पढ़ाई में। देन प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, क्योंकि मैंने वही बताया कि अगर उनकी लैंग्वेजेस कोई रीजनल या लोकल लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है, तो देयर इज नो नीड फॉर इंग्लिश, देयर इज नो नीड फॉर हिंदी एज वेल, ठीक है। एक आप लैंग्वेज सिखा सकते हो जो स्टेट लैंग्वेज है, इन केस मध्य प्रदेश में आप हिंदी सिखा सकते हो, बट देयर इज नो नीड ऑफ फॉर इंग्लिश। तो अगर सामने वाले को गोंडी आती है और हिंदी आती है, इट इज मोर देन इनफ फॉर हिम टू बेसिकली अपना वो काम चला सकते हैं। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का, देन पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, टीचर्स की सैलरी बड़ा इशू रहता है। टीचर्स बोलते हैं कि यार हमें इतनी कम सैलरी में हम इतने टफ सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि उनके लिए तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, तो टफ रहेगा टीचर्स के लिए पढ़ाना, तो सैलरी का भी रहता है। देन ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है अगर वो हायर स्टडीज़ में जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी ड्रॉप आउट रेट देखा गया है हर केस में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जैसे जैसे हायर एजुकेशन में गए ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता गया। मतलब 10th 12वीं तक
95% लोगों ने 12वीं की, उसके बाद ग्रेजुएशन सिर्फ 75% ने, पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र 10-15% ने, डॉक्टरेट तो उससे भी कम। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है हायर एजुकेशन पे, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को हायर एजुकेशन पे भरोसा नहीं है, और हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज़ उन्हें राइट सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ये भी एक रीज़न है कि आपको देखना है कि क्यों वो ड्रॉप आउट रेट है हायर एजुकेशन में। अब इसकी चीज़ों के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, राइट? तो पहले तो हम ये कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि टेक्स्ट बुक उनके हिसाब से नहीं होता है, तो हम अपने टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा फिगर्स डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिव बना सकते हैं। टेक्स्ट बुक डिज़ाइनिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उनके हिसाब से आप बनाइए टेक्स्ट बुक, जो उन्हें पसंद आए, जो उनके रियल लाइफ से एसोसिएटेड है, इस टाइप की चीज़ें डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स आप डाल सकते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपको कोऑपरेटिव लर्निंग, ये वर्ड आप यूज़ लिखेंगे एग्जाम में। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक बच्चा दूसरे से कोऑपरेट करके सीख रहा है, साथ में मिलकर सीख रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप इसमें लेटरल थिंकिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए एजुकेशन का सिर्फ ये रोल नहीं होता कि जैसे मान लीजिए आपने जब 5th या 6th में हिस्ट्री पढ़ी थी, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं था कि आप हिस्टोरियन बनेंगे, या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो आप ये भी नहीं कि आप इकोनॉमिस्ट बनेंगे। इट्स जस्ट कि आप, इट गिव्स यू अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट द सोसाइटी इज ऑल अबाउट। तो अगर हम उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा सकते हैं तो वी कैन मेक देम एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे वो उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उनके पास स्किल सेट रहेगा कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं। वो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, वो कुछ एक सिचुएशन या केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। देन एजुकेशन थ्रू लोकल डायलेक्ट, इसमें आप लिख सकते हैं गोंडी के बारे में। गोंडी लैंग्वेज में आप, या लोकल डायलेक्ट जो भी, उसमें आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग आप कह सकते हो टीचर्स अंडर ट्रेंड रहते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टीचर की ट्रेनिंग के एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। सिमिलरली एजुकेशन मोड ऑफ टीचिंग भी प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है, दोनों में आप लिख सकते हो। देन हमें कोशिश करना है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लो सेल्फ एस्टीम से गुजरते हैं वो लोग, नेगेटिव सेल्फ इमेज रहती है, नेगेटिव सेल्फ वर्थ रहती है। तो हमें कोशिश करना है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, इन जनरल कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? आप कॉन्फिडेंस आपका तब बढ़ता है जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेते हो। जैसे कि हम लोग के प्रिपरेशन के टाइम पे अगर दिन के 10 काम होते थे, उसमें से 7 या 8 हो जाते तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, यार हमने कर लिया ये काम, बड़ा अच्छा लगता था। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही कि अगर हम उनका डेली का जो भी कुछ है वो अचीव कर सकते हैं, उन्हें मार्क्स अच्छे मिले कि यार अरे वाह तुमने बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए 9 आउट ऑफ 10, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अपने आप पे भरोसा आता है। भरोसा आता है तो जो नेगेटिव सेल्फ इमेज है वो डिस्ट्रॉय होती है, आप अपने आप को पॉजिटिव साइड में देखते हो। देन इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। आपको पता है मध्य प्रदेश में काफ़ी एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें आप आश्रम स्कूल्स भी कह सकते हो, आश्रम बेस्ड लर्निंग है, ये बोर्डिंग स्कूल्स रहते हैं। अब देखो इस स्कूल से क्या क्या फ़ायदा हो गया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अब नहीं रहा क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको स्कूल में ही रहना है। दूसरी बात, ये जो स्कूल एग्जिस्ट करते हैं ये ट्राइबल इलाके में एग्जिस्ट करते हैं, ये मेन शहर में नहीं होते। एक पर्टिकुलर ट्राइब इलाका पहले देखते हैं कि कौन सी ट्राइब रह रही है यहाँ पे, कितने ट्राइबल परसेंटेज है वगैरह वगैरह, और वहाँ पे जाके एक डे बोर्डिंग स्कूल बना देते हैं। मतलब वहाँ पे आप रुक सकते हो, तो पेरेंट्स उनके गांव में रहते हैं और वो बच्चे स्कूल में रहते हैं। प्रॉपर CBSE करिकुलम, ताकि उनको वो बहुत अच्छे समझ सके। टीचर्स की सैलरी रेगुलर, और एक सोसाइटी की तरह काम करते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय की सोसाइटी होती है, नवोदय विद्यालय की सोसाइटी होती है, इसी तरह EMRS की भी सोसाइटी होती है। तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही काइंड ऑफ अभी तक इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है व्हेन इट कम्स टू रिलेटेड टू ट्राइबल एजुकेशन या अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि उसमें भी ट्राइबल्स आते हैं। ओके, तो इनका एक बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन है ये। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जो एक फॉर्मल सिस्टम में नहीं चलता, जैसे कि ऐसा एजुकेशन जो उन्हें NGOs देते हैं, क्योंकि NGOs नुक्कड़ नाटक के थ्रू, पैम्फलेट के थ्रू, और आपका कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू, इन सब के थ्रू वो उन्हें एजुकेशन देते हैं, पर ये एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता। तो आप इस तरह का एजुकेशन भी यूज़ कर सकते हो उन्हें अपने डेप्रीवेशन से ऊपर उठाने के लिए। देन नाइट स्कूल्स का आप यूज़ कर सकते हो, जो ऐसे स्कूल्स जो रात को चलते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी हैं। ऐसे लोग जो ओल्ड एज हो चुके हैं, जो हैंडीकैप हैं या होमलेस हैं, इस टाइप के स्कूल्स के, ऐसे इस टाइप के लोगों के लिए आप नाइट स्कूल शुरू कर सकते हो। देन नीड टू क्रिएट अ हेट्रोजेनस एनवायरनमेंट, हमें पूरी कोशिश करनी है, आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। हेट्रोजेनस मतलब कि वैरायटी है, होमोजेनस मतलब एक जैसे, हेट्रोजेनस मतलब वैरायटी। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे हर टाइप के लोगों को एजुकेशन मिल सके। ये सारे के सारे लोग जो इस वक्त अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको इक्वालिटी पे आ सकें। तो आप एक बार UPSC में भी क्वेश्चन आया था कि इक्वालिटी क्या है, ठीक है। इक्वालिटी इज बेसिकली एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो अगर हम
प्रिविलेजेस जो रहेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, हर कोई इक्वल नंबर पे, तो इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। तो हमें ये कोशिश करना है कि जो अनइक्वल सिस्टम है या जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है एजुकेशन के मामले में या वेलबींग के मामले में, सोसाइटी में भी, उसमें उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आगे का लेक्चर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट और रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस टाइप का कोई टॉपिक है, तो आई डील विद इट। ओके, so please do take care of yourself, subscribe to my channel. This is Anak Jain signing off from Nidish Academy. Take care.